गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर में। आज के इस सेशन में हम 30 मार्च के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजीली निपटाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको क्या करना है, क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपके लिए इसकी पीडीएफ इवनिंग में 6 बजे तक अवेलेबल हो जाएगी। वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाल की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? सेकंड, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और थर्ड, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? हो सकता है इसी सेशन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल भी जाए, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। शुरू करें। 30 मार्च के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा के तहत जारी की गई नवीन दरों के अनुसार किस राज्य के मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी दी जाएगी? ओके, तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए मनरेगा के तहत दी जाने वाली जो मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी की है, और इसके अनुसार सबसे ज्यादा वेजेस इस योजना के तहत दी जाने वाली है उत्तर प्रदेश के मजदूरों को। आंसर हो जाएगा आंसर डी। पूरी डिटेल देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार, देखिए इस योजना की बात करें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात करें, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 के तहत इस योजना को शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 में। 2 फरवरी 2006 में इसे देश के 200 जिलों में लागू किया गया था, अलग अलग। ठीक है, यही योजना बाद में पहले नरेगा के नाम से जानी जाती थी, फिर इसे मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में मनरेगा के तहत जो मजदूरों को वेजेस दी जाती है, जो मजदूरी दी जाती है, उसमें 3 से 10% तक की वृद्धि की है। आइए देखते हैं कहां वृद्धि हुई। तो सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है गोवा राज्य में, जहां पर मनरेगा के तहत वेजेस में 10.6% की बढ़ोतरी की गई। कहां पर यह बढ़ोतरी की गई? सबसे ज्यादा गोवा में। और न्यूनतम बढ़ोतरी हुई है उत्तराखंड राज्य में, ओनली 3%। नई दरें लागू होगी 1 अप्रैल 2024 को। यह तो हो गई परसेंटेज वृद्धि। अब सबसे ज्यादा जो वेजेस रुपए में दी जाएगी वो है उत्तर प्रदेश, 374 रुपए प्रतिदिन, और न्यूनतम वेजेस दी जाएगी अरुणाचल प्रदेश राज्य में 234 रुपए प्रतिदिन। यह जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, इसके तहत देश में मजदूरों को एक साल में या 365 दिन में न्यूनतम 100 दिन की मजदूरी प्रोवाइड की जाती है। ओके, नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको कंट्रोल करने वाला या इस योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार मिनिस्ट्री है। ओके, तो सबसे ज्यादा वेजेस से हमारा क्वेश्चन था किस राज्य में दी जा रही है इस योजना के तहत, तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य। कंफर्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहां से ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले रेलवे का टारगेट बैच आपका 5 अप्रैल से शुरू होने वाला है, भूलिएगा मत। जितनी भी रेलवे की आपकी एग्जाम्स है वो सभी आपकी ये सिंगल शॉर्ट बैच में कवर हो जाएगी। लाइव क्लासेस है, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं किसी भी कारण से तो सभी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, और मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। इसीलिए रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और चेकआउट कीजिए। काफी सारी अदर चीजें भी आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि ईयरली करंट अफेयर की ई बुक भी आपको मिल जाएगी, मार्च अपडेटेड ई बुक है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल है, तो उसे एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए रूट एप्लीकेशन को, आप चेकआउट कीजिए। काफी सारी चीजें मिलेगी जो कि आपके एग्जाम रिलीवेंट है और एग्जाम को क्रैक करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 मार्च को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 30 मार्च को काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है। यह मनाया जाता है राजस्थान राज्य का। 30 मार्च को राजस्थान राज्य का यहां पर स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल 2024 में यह 75वां मतलब 75वां स्थापना दिवस है। ओके,
किस राज्य का? राजस्थान राज्य का। ठीक है ना। राजस्थान मेवाड़ मारवाड़ के रूप में हमेशा बटा रहा है, कभी इसे राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था इतिहास में। 1800 ईसा के आसपास, ईस्वी के आसपास राजपूताना के नाम से जाना जाता था और इतिहासकारों का दावा है कि कर्नल जेम्स टॉड ने सबसे पहली बार इसे राजस्थान नाम दिया था। ओके, जो कि एक अंग्रेज थे। ये इतिहासकारों का दावा है, इस न्यूज पर संशय है, लेकिन अधिकतर बुक्स में हमें ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कंफर्म 75वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा 2024 में। अब देखिए, अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें राजस्थान राज्य की, तो एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है राजस्थान से, वो है पाकिस्तान। ओके, 5 भारतीय राज्यों से टच होता है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कमेंट में बताइएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा स्टेट कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बताइएगा। ओके, तो यहां पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन? राजस्थान। स्थापना दिवस 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कलराज मिश्र इस राज्य के गवर्नर है और भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी से आते हैं, ये इस राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, भारत टीबी रिपोर्ट 2024 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में भारत में टीबी रिपोर्ट को जारी किया गया 2024 की, लेकिन इसमें जो डेटा है वो 2023 से लेकर 2024 का है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का, समझना इसे, एक साल का डेटा है। तो इसमें 2023 में टीबी के अनुमानित मामले 27.8 लाख हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट ईयर डिसाइड कर दिया गया था कि भारत में 2023 से लेकर 2024 की जो रिपोर्ट आएगी उसमें टीबी के मामले 27.8 लाख तक हो सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। और संक्रमण से जो मृत्यु दर है वो 3.2 लाख पर ही बरकरार है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट रिपोर्ट में भी टीबी से मरने वालों की जो संख्या थी वो 3.2 लाख थी और इस साल भी उतनी ही है, मतलब यहां पर सभी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा आंसर डी। देखें, देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में टीबी रिपोर्ट 2024 को जारी किया। देखिए, 2024 में रिपोर्ट आई है, लेकिन ये 2023 से 24 का डेटा है, समझना इस चीज को, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, 2023 में टीबी के 25.5 लाख मतलब 25.5 लाख मामले देखे गए, जिनमें से 33% निजी सेक्टर में रिपोर्ट किए गए हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें रिपोर्ट किए गए, और बाकी मामले गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहां पर दर्ज किए गए हैं। तो 2024 की रिपोर्ट में है ये, लेकिन ये डेटा 2023 से 24 के बीच का है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, 2022 में 2023 के लिए जो अनुमान लगाया गया था कि 23 की रिपोर्ट में हमारे 27.4 लाख तक के मामले देखने को मिल सकते। जब हम 2023 की रिपोर्ट लाएंगे उतने मामले देखने को मिलना चाहिए, और 2023 की जो रिपोर्ट लाए थे पिछले साल, उसमें यह अजम्पशन लगाया गया था कि 2024 तक के लिए जो मामले हैं वो 27.8 लाख तक देखने को मिल सकते हैं। तो 2024 की रिपोर्ट में जो अनुमानित आंकड़े हैं वो इतने हैं, है ना, क्योंकि ये 23 से 24 की रिपोर्ट है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत सिंपल सी चीजें, ध्यान से सुनिएगा। संक्रमण से मृत्यु दर 3.2 लाख पर ही बरकरार है, ये भी बिल्कुल सही। यहां पर आप एक इमेज देखेंगे तो शायद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, 2023, ठीक है, ये अनुमानित मामले इसके एक साल पहले की रिपोर्ट में थे कि भैया 2023 तक इतने मामले देखने को मिलना चाहिए। अब जो रिपोर्ट आई है 2024 में, अनुमानित मामले कितने थे लास्ट ईयर से? 27.8 लाख, और आए कितने? 25.5 लाख। इनमें से निजी क्षेत्र में ऑलमोस्ट 8.4 लाख तक के मामले दर्ज किए गए। जो मृत्यु दर है टीबी में वो लास्ट ईयर भी 3.2 लाख थी और इस साल भी 3.2 लाख है। कंफर्म, कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य अगर हम देखने जाएं तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा था।
2022 में इसके लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत कैंपेन भी शुरू किया गया था। ठीक है, टीबी सांस से संबंधित एक बीमारी है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली खांसी भी काफी चलती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है, इससे होने वाला रोग है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या टीबी डे कब मनाया जाता है। कुछ सेशंस पहले ही हमने डिस्कस किया था, तो कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख खोजा गया। ठीक है, तो चालुक्य वंश का शासन था दक्षिण भारत में इतिहास में, 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया है। 3 शाखाएं थी, हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर बात हो रही है कल्याणी के चालुक्य वंशों की। तो इनका जो 800 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख खोजा गया है, वो खोजा गया है भारत के तेलंगाना राज्य में। देखिए, तेलंगाना के महबूबनगर जिले के गंगापुरम में कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराने एक कन्नड़ शिलालेख को खोजा गया। ये जो शिलालेख है 934 ईस्वी में एक शासक थे कल्याणी के चालुक्य वंश के, भूलोक मल्ला सोमेश्वर तिथि, इनका पुत्र था तेलब तिथि, और इनके जो सीमा शुल्क अधिकारी हैं उनके द्वारा यह शिलालेख लिखा गया था कन्नड़ लैंग्वेज में, जिसे अब खोजा गया है तेलंगाना राज्य। कंफर्म? 3 शाखाएं मैंने आपको बताई, कल्याणी के चालुक्य पहली, दूसरी है वेगी के चालुक्य, और तीसरी बादामी या वातापी के चालुक्य वंश के नाम से जानी जाती है। लेकिन वंशज वातापी के चालुक्य वंश है, ये मेन शाखा है, और उसके बाद ये 2 टूटती है इनसे, चालुक्य, वेगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। मतलब वंशज कौन हुए, बड़े कौन हुए, वातापी के चालुक्य वंश। ठीक है, 6वीं से 12वीं शताब्दी में लोकेशन यहां पर मैप पे आप देखेंगे तो यहां पर देखिए उत्तरी महाराष्ट्र का जो हिस्सा है वो है यहां पर कल्याणी के चालुक्य, दक्षिणी महाराष्ट्र में वातापी के चालुक्य देखने को मिलेंगे, और पूर्वी कृष्णा नदी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के एरियाज में आपको वेगी के चालुक्य वंश देखने को मिलेगा। वेगी का चालुक्य वंश वंशज है इन दोनों ही वंशों का, वातापी के चालुक्य वंश वंशज हैं इन दोनों वंशों के, कल्याणी के चालुक्यों का और वेगी के चालुक्यों का। कंफर्म? ठीक है, इसके बाद देखिए कल्याणी के चालुक्यों का क्योंकि शिलालेख मिला है कन्नड़ लैंग्वेज में, तो इसके संस्थापक पता होना चाहिए, यह है तेलब सेकेंड, और इनकी कैपिटल मान्यखेत थी। ठीक है ना, वर्तमान महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है, आगे आइए, नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कन्नमैन का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस फील्ड में 2002 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो 2002 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था इकोनॉमी के क्षेत्र का। आंसर ए हो जाएगा। कौन है ये? डेनियल कन्नमैन। यहां पर आप इनकी इमेज देख लीजिए। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार इनको इकोनॉमी के क्षेत्र में जरूर दिया गया, लेकिन ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। यहां पर एक चीज समझिएगा, जन्म फिलिस्तीन में हुआ, आगे चलकर पहले देखिए यहां पर 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इकोनॉमिक साइंस के लिए 2002 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहां पर एक चीज अभी एक नोट कर लीजिए, इकोनॉमिक साइंस के लिए आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए जन्म हुआ था फिलिस्तीन में, लेकिन आगे चलकर 1954 में जब इजराइल देश अलग देश बनता है तो ये इजराइल में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में इजरायली फौज में शामिल हो जाते हैं। तो अब ये पर्टिकुलर हो गए कहां के? इजराइल के। आगे चलकर ये अमेरिका सेटल हो जाते हैं, तो ये इजरायली अमेरिकी व्यक्ति है, इजराइल मूल और अमेरिका की इनके पास सिटीजनशिप थी। ठीक है, कौन है? डेनियल कन्नमैन। इकोनॉमी में इनके पास कोई डिग्री नहीं है, इकोनॉमी का नोबेल मिला है 2002 में, लेकिन इकोनॉमी की कोई डिग्री नहीं। ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। इन्होंने किस चीज की खोज की आपको पता है? इन्होंने खोज की कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, इंसानी दिमाग जब डिसीजन लेता है तो वो क्या सोचता है, किन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सोचता है, और क्या परिस्थिति जन्य उसका डिसीजन होता है। मतलब जैसे उसके पास जो सिचुएशन है, जैसी सरकमस्टांसेस है, क्या उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। तो इस पर इन्होंने रिसर्च की थी। अब बात यह है कि ये जो मुद्दा है इनकी रिसर्च का, ये इकोनॉमी में डायरेक्ट नहीं आता, इकोनॉमी की एक शाखा के रूप में देखा जाता है।
इसीलिए इन्हें इकोनॉमी का नोबेल दे दिया गया। इसे कहा जाता है साइकोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी के क्षेत्र का 2002 में इन्हें नोबेल दिया गया। डेनियल कन्नमैन, इजरायली अमेरिकी व्यक्ति, हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, इसके अलावा कमल अवस्थी का भी हाल ही में निधन हुआ, जो कि एक भारतीय संगीतकार है। आगे आइए, मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 59 किलोग्राम युवा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? तो पहली चीज, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन हुआ है मिस्र में। ठीक है, और इसमें 59 किलोग्राम युवा वर्ग में, भार वर्ग में, यहां पर भार कर लीजिए, भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है भारत के विनय कुमार। ठीक है, भार वर्ग बोले युवा वर्ग बोले, मतलब उतनी एज ग्रुप में। ठीक है ना, तो विनय कुमार ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मिस्र में आयोजित की गई थी पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024। भारत के विनय कुमार ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता, और इसी प्रतियोगिता का जो सिल्वर मेडल है वो मिस्र के ही अहमद अब्देल कादर ने अपने नाम किया। विनय कुमार इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन है। कहां से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए, खबरों में रही मुश्क बुद्धजी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? कुछ सेशंस पहले हमने इसको डिस्कस किया था। मुश्क बुद्धजी चावल की एक किस्म है। अब ये अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, इस पर एक रिपोर्ट आई है कि इसके अंदर ये चावल में जो सुगंध होती है, जो इसका लाजवाब टेस्ट होता है, वो इस कारण है क्योंकि इसे ऊंचाई पर उगाया जाता है। और इसके अलावा जो न्यूनतम टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर का क्षेत्र होता है, वहां पर उगाए जाने के कारण, ऊंचाई वाले प्लेस पर उगाए जाने के कारण, ठंडे प्लेस पर उगाए जाने के कारण ही इसमें इसकी सुगंध और इसका टेस्ट बन पाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये चावल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि एक तो ब्लास्ट डिसीज जो कि इस चावल में देखने को मिलती है ठंडे क्षेत्रों में, ये इसका कारण है। उपज कम होती है, मेहनत ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा महंगा चावल। अगर आप इसकी कॉस्ट देखने जाएंगे तो एक आध किलो की कॉस्ट ही 500-600 रुपए आ जाती, तो बहुत ही महंगा है। तो उगाने से भी किसान परहेज करते हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है ये चावल की प्रजाति, जिसे कहा जाता है मुश्क बुद्धजी। किस्म बोल सकते हैं हम, मुश्क बुद्धजी। ओके, अब कश्मीर हिमालय क्षेत्र में उगाया जाता है। मैंने आपको बोला था कि पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, क्योंकि 2023 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के मुश्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। तो मुश्क बुद्धजी चावल की किस्म है। जीआई टैग याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य को मिला है मुश्क बुद्धजी चावल। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन, लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का पीएम नियुक्त किया गया? तो लुइस मोंटेनेग्रो को नया पीएम बनाया गया है पुर्तगाल का। ठीक है, पुर्तगाल जो कि पश्चिमी यूरोपीय देश है, इसके नए पीएम बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। इमेज देखिए, यूरोपीय देश है पुर्तगाल। हाल ही में यहां पर पीएम के लिए चुनाव हुए, और लुइस मोंटेनेग्रो इलेक्शन में सबसे बड़ी, इनकी जो पार्टी है इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई। अब दिक्कत यह है कि ये पीएम तो बन गए, लेकिन इनकी गवर्नमेंट अल्पमत की गवर्नमेंट है अभी। ओके, इनका जो एक दक्षिण पंथी, जो इनका गठबंधन दल था जिसका नाम है चेगा पार्टी, इन्होंने भी इन्हें समर्थन देने से मना कर दिया। तो अब ये संभावनाएं ढूंढ रहे हैं कि कोई और समर्थन कर दे, छोटी मोटी पार्टियां। ठीक है, चुनौती भरा काम है, लेकिन अभी के लिए तो नियुक्त हो चुके हैं लुइस मोंटेनेग्रो। किस यूरोपीय देश के नए पीएम बने? तो ये नए पीएम बने हैं पुर्तगाल के, जो कि डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य हैं पुर्तगाल। इन्होंने स्थान लिया है एंटोनियो कोस्टा का, जो कि 2015 से पुर्तगाल के पीएम। एंटोनियो कोस्टा के हटने के बाद नए पीएम बने पुर्तगाल के लुइस मोंटेनेग्रो। याद रहेगा। पुर्तगाल की कैजुअली इंफॉर्मेशन देखें तो लिस्बन इसकी कैपिटल है। पश्चिमी यूरोप का देश है। मार्सेलो रेबेलो डिसूजा यहां के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है। एक ही देश से अपनी सीमा को साझा करता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसकी स्थलीय सीमा एक ही देश से लगती है, और वो है स्पेन। यहां पर शायद इमेज में आपको समझ में आ जाए, यह है स्पेन। और पुर्तगाल के पश्चिम में हमको देखने को मिलता है उत्तरी अटलांटिक सागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक सागर, महासागर बोल सकते हैं। आगे आई, भारत निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को चुनाव के दौरान
आदर्श आचार संहिता और व्यय के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो नेशनल इलेक्शन कमीशन ने जो आचार संहिता चल रही है लोकसभा इलेक्शन की, उसमें अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, वो जैसे शराब देख की लालच दे रहा हो, शराब बांट रहा हो, पैसा बांट रहा हो, किसी और तरीके से लालच दे रहा हो, पैसा पानी की तरफ बहा रहा हो, जितने लिमिट है उससे ज्यादा कोई अपराध कर रहा हो, ऐसे केस में मतलब आचार संहिता का अगर कैसे भी उल्लंघन कर रहा है तो व्यक्तियों के पास एक नेशनल इलेक्शन कमीशन ने फैसिलिटी दी है एक एप्लीकेशन की, वो है सी विजिल ऐप। सी विजिल एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा अपराध देख रहा है और तो होता हुआ, तो वो अपना रिकॉर्ड कर ले मोबाइल के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से, और डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेगी इमीडिएट। ओके, ताकि जो आचार संहिता चल रही है उसका उल्लंघन ना हो पाए। पूरी डिटेल देखेंगे तो शायद समझ में आएगा। चुनाव आयोग ने नागरिकों के लिए 8वें लोकसभा चुनाव के समय जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके उम्मीदवार हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी शिकायतों के लिए सी विजिल नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। किसी भी तरीके का अगर ये आपको लालच देते हैं तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं नेशनल इलेक्शन कमीशन को। देखिए, आचार संहिता की घोषणा के बाद अभी तक 79,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है और 99% शिकायतों का समाधान किया भी जा चुका है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर किसी सिटीजन ने शिकायत की है तो नेशनल इलेक्शन कमीशन उस शिकायत पर 100 मिनट के अंदर एक्शन लेगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से। आया समझ में? एप्लीकेशन को क्या नाम दिया गया? सी विजिल ऐप। ठीक है, सी विजिल एप्लीकेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बुक फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये बुक लिखी गई है एस रमन के द्वारा। एस रमन वैसे इतने सुर्खियों में नहीं रहते, लेकिन इनकी पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी बुक को आपको याद रखना चाहिए। हाल ही में लॉन्चिंग की गई है। ये केनरा बैंक के एक तो रिटायर्ड अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक थे, और इसके अलावा सेबी के बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य हैं। कौन? एस रमन। ठीक है ना? तो सेबी बोर्ड के मेंबर है, तो आपको याद रखना चाहिए। इनकी बुक है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। हाल ही में इसकी लॉन्चिंग हुई है। एस रमन ने इस बुक को लिखा है। एस रमन ने अपनी जो जर्नी है जीवन की, उसके बारे में बताया कि कैसे वो संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक अपने जीवन में पहुंचे हैं। इन सभी जो उनके अनुभव हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंस है, इनको साझा किया है एस रमन ने अपनी इस बुक में, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। एस रमन की बुक है। कंफर्म? तो यहां पर 30 मार्च के सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के रिवीजन की। लास्ट डे करंट अफेयर का रिवीजन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? राजीव कुमार शर्मा। इसके अलावा महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का आयोजन कहां हुआ, कहां किया जाएगा? तो ये श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। साल 2024 का पहला सेना कमांडर का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। यहां पर इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कथन थे, तो आपको पता है इसका आंसर क्या था? आंसर डी। हाँ, ये इंग्लिश है। हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में यूनाइटेड नेशन द्वारा आपदा जोखिम को कम करने के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन बड़ा है। यह आंसर था कमल किशोर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है गुड फ्राइडे। चर्चा में रहे मीम कॉइन्स किसका उदाहरण है? क्रिप्टो करेंसी है। बासिरो डियोमाइफे किस अफ्रीकी देश के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए? तो यह है अफ्रीकी देश, जो कि पश्चिम अफ्रीकी देश है, सेनेगल। हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट जारी की गई? तो यह अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में कौन सा देश पहली बार भाग लेगा? तो यह है सऊदी अरब।
ओके, तो लास्ट डे का पूरा रिवीजन हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे कल के सेशन के, रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है। रानी दुर्गावती एमपी की शासिका थी, एमपी में गोंड वंश की शासिका थी, तो इन्हीं के नाम पर यह श्री अन्न योजना एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, 1948 में लॉन्च की गई थी। और लास्ट, चंदूरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चंदूरी महोत्सव, काफी कंफ्यूजन भी हुआ है स्टूडेंट को, इसे ही चंदेरी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के अशोकनगर के चंदेरी में, तो यह है एमपी चंदूरी महोत्सव। ओके, एक चंदूबी महोत्सव भी है, कंफ्यूज मत होइएगा, चंदूबी महोत्सव पूछे तो वो असम राज्य का है, लेकिन चंदूरी या चंदेरी महोत्सव पूछे तो ये मध्य प्रदेश राज्य का है। कंफर्म? तो यहां पर आज जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिए हैं, बीच में जो क्वेश्चन पूछे हैं सभी को कलेक्ट कीजिए। क्या क्वेश्चन है, पूरा सेशन देखा होगा तो इजीली आपको पता चलेंगे, उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। रंग पंचमी है, बहुत सारे हिस्सों में रंग पंचमी खेली जाती है, तो सेफली रंग पंचमी खेलें। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।